ये साल 2005 के दिसंबर महीने की बात है। उन दिनों में एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था। दरअसल वो कंपनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के लिए जंगलों में ग्राउंड लेवल मैपिंग और सर्वे का काम करती थी और जगहों का अच्छे से मुआयना करके उनके सिग्नल टावर्स लगाने में हेल्प करती थी। अब उन दिनों मुझे कंपनी की तरफ से एक बहुत ही अलग सी जगह का असाइनमेंट मिला था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारी कंपनी को एक जगह शॉर्टलिस्ट करके दी थी, नौरंग हिल्स। अब ये जगह उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर के पास ही है और ये पूरी जगह सिर्फ घने जंगलों और सुनसान रास्तों से भरी है। वैसे तो मैं इससे पहले भी कहीं जंगलों में जाकर ये काम कर चुका हूँ, लेकिन ये पहली बार ही था जब मुझे इतने सुनसान जंगल में भेजा जा रहा था। अब मेरा काम यही था कि नौरंग हिल्स के जंगलों में जाकर मुझे सिग्नल टावर्स लगाने के लिए सही सी जगह ढूंढनी थी। अब जब भी हमें किसी नए एरिया में सिग्नल टावर्स लगाने का काम मिलता था तो हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखना होता था, जैसे ज़मीन कितनी स्थिर है, क्योंकि किसी भी सिग्नल टावर को लगाने के लिए ज़मीन का मजबूत और ठोस होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जीपीएस कोऑर्डिनेट्स मार्क करना और ये ध्यान रखना कि वहाँ का आसपास का एरिया भी थोड़ा खुला होना चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ों का घनापन थोड़ा ज़्यादा हो तो वहाँ सिग्नल्स ब्लॉक होने लगते हैं। और इनके अलावा सबसे ज़रूरी था एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि अगर इमरजेंसी में कोई वहाँ तक पहुँच ही ना पाए तो वहाँ टावर्स लगाने का कोई मतलब ही नहीं था। अब कुल मिलाकर मुझे 3 दिन के लिए उस जंगल में कैंप लगाना था और उन 3 दिनों में सारा काम पूरा करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके कंपनी को देनी थी। काम तो सुनने से बहुत साधारण सा ही लग रहा था, लेकिन सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि वो 3 दिन मेरी ज़िंदगी के कितने खौफनाक दिन थे। अब अच्छी बात ये थी कि कंपनी ने मेरे साथ एक जूनियर टेक्नीशियन को भी भेजने का फैसला किया था। उसका नाम रवीश कोहली था और उसने कुछ ही हफ्तों पहले कंपनी में ज्वाइन किया था और ये उसकी पहली फील्ड सर्वे होने वाली थी। अब क्योंकि मैं पहले से ही बहुत एक्सपीरियंस था, इसलिए कंपनी चाहती थी कि वो रवीश को किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ भेजे। इससे वो मेरे साथ काम भी सीख लेता और मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाती। अब रवीश के बारे में बताऊं तो वो एक बहुत ही चुप रहने वाला और समझदार सा लड़का था और उस वक्त उसकी उम्र करीबन 22 या 23 साल की थी। तो अब एक सुबह मैं और रवीश देहरादून से उत्तराखंड के लिए निकल पड़े। हमें एक पुरानी गवर्नमेंट की जीप दी गई थी जिसमें हमारे काम के सारे टूल्स और इक्विपमेंट्स ऑलरेडी रखे हुए थे। अब शुरुआत का रास्ता तो बहुत अच्छे से गुजरा था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग नौरंग हिल्स के पास उत्तराखंड के बॉर्डर पर पहुंचते गए वैसे वैसे रास्ता सुनसान होता गया। अब आसपास के गांव बहुत छोटे होने लगे थे और रास्ते पर दूसरी गाड़ियां और लोग भी अब बहुत कम ही दिख रहे थे। अब हम रास्ते में एक चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए रुके। चाय पीते हुए मैं रवीश से बातें करने लगा और ये देखकर वो चाय वाला भी हमारे साथ गप्पे लड़ाने लगा। और बातों बातों में उस चाय वाले ने हमसे पूछा, साहब अब यहाँ से किस जगह जा रहे हैं? और अब मैंने अपनी चाय पीते हुए उसे जवाब दिया, दरअसल हम नौरंग हिल्स की तरफ जा रहे हैं। और अब मेरी ये बात सुनकर उस चाय वाले ने एक धीमी सी आवाज़ में मुझसे पूछा, नौरंग हिल्स? साहब ये जगह तो वही है ना जो उत्तराखंड के बॉर्डर के पास है? और अब मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल वही जगह, हम वहाँ जंगल में किसी काम से जा रहे हैं। अब मेरी ये बात सुनकर उस चाय वाले का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया और उसने हमसे कहा, साहब दरअसल उस जगह को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। और अब ये कहने के बाद वो चाय वाला अचानक से चुप हो गया, जैसे कुछ कहने से पहले ही उसने खुद को रोक लिया हो। अब ये देखकर रवीश ने उससे पूछते हुए कहा, किस तरह की बातें? ऐसा क्या है उस जगह में जो वहाँ का नाम सुनते ही तुम अचानक से चुप हो गए? साहब तरह तरह की बातों से मेरा मतलब कि कई सालों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग उस जंगल में जाने के बाद कभी वापस नहीं आ पाते और तो और काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो कभी नहीं मिलते। लोग कहते कि उन जंगलों में
कुछ अजीब ही तरह के जीव रहते हैं, लेकिन क्या पता साहब, क्या सच है और क्या झूठ। अब उस चाय वाले की ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा सोच में आ गया था। सच कहूं तो इससे पहले मैं बहुत से जंगलों में जा चुका था, और उन जंगलों को लेकर भी लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाते थे। लेकिन जब मैं उन जंगलों में जाता था तब मेरे साथ कुछ भी नहीं होता था। पर फिर भी अपनी मन की तसल्ली के लिए मैंने उस चाय वाले से पूछ ही लिया किस तरह के जीव होते हैं वहां। अब उस चाय वाले ने मुझे जवाब देते हुए कहा, माफ कीजिएगा साहब, लेकिन इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। सिर्फ जो थोड़ी बहुत खबरें मुझ तक पहुंचती है मैंने वो आपको बता दी। और अब उसकी ये बात सुनकर मैं और रवीश अपनी चाय खत्म करके वहां से निकल गए। अब गाड़ी में रवीश ने मुझसे एक सवाल पूछा, सर आप तो बहुत से जंगलों में जा चुके हैं, क्या आपको कभी कोई अजीब सा जीव दिखा है? और अब मैंने रवीश को हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, मामूली जंगलों के अलावा मुझे ऐसा कुछ भी कभी अजीब नहीं दिखा। तुम चिंता मत करो, गांव के लोग बहुत अंधविश्वासी होते हैं। ये लोग तो एक छोटे से नींबू को सड़क पर पड़ा हुआ देखकर भी उससे डर जाते हैं। और अब मेरे कहने के बाद रवीश भी थोड़ा सा हंस दिया। लेकिन हाँ, उस वक्त मेरे दिमाग में उस चाय वाले की बात फिर भी चल रही थी, और मैंने सोचा कि उस जंगल में सावधानी बरतना सही रहेगा। अब हम लोग नौरंग हिल्स करीबन दोपहर 3:30 बजे पहुंच गए थे। हमने देखा कि वहां का रास्ता बहुत पुराना और खुरदुरा सा था, और गाड़ी भी उस रास्ते पर अच्छे से नहीं चल पा रही थी। अब हमने देखा कि गाड़ी के चारों ओर सिर्फ बड़े बड़े घने पेड़ ही दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने वहाँ की हवाओं को और भी ज़्यादा ठंडा कर दिया था। अब मैंने देखा कि वो रोड बस थोड़ा सा आगे जाकर ही एक पतले से कच्चे रास्ते में बन गया था, और हमारी गाड़ी वहाँ से और आगे नहीं जा सकती थी। अब हम नौरंग हिल्स के उस जंगल में पहुँच चुके थे। अब मैंने हमारी जीप वहीं रोड के साइड में पार्क कर दी और मैप निकाल के वहाँ का रास्ता देखने लगा। अब थोड़ी देर उस मैप को देखने के बाद मैंने रवीश से कहा, हमें सामने वाले जंगल के उस पतले रास्ते से थोड़ा अंदर चलते रहना है। और अब मेरी बात सुनने के बाद रवीश जीप से सामान निकालने लगा। अब मैंने भी सामान निकालने में उसकी मदद की, और फिर हम दोनों जंगल के उस पतले से रास्ते के अंदर चले गए। अब जब हम उस रास्ते में चलते हुए उस जंगल में घुसे तो मैंने देखा कि उस जंगल के बहुत सारे पेड़ बहुत अजीब ही तरह से सीधे खड़े हुए थे, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि वो सारे पेड़ बनावटी हों। लेकिन वो सारे पेड़ तो असली ही थे। अब वो रास्ता आगे जाता हुआ और भी पतला हो गया, और वहाँ के घने पेड़ अब उस रास्ते को और भी घेरने लगे। अब मैंने ध्यान दिया कि वहाँ की हवा ऐसी थी जैसे उस हवा को किसी ने बिल्कुल रोका हुआ हो। लेकिन फिर भी जब हम लोग उस जंगल में चल रहे थे तो हर थोड़ी देर में कहीं ना कहीं से पत्तों की सरसराहट होती। उस वक्त रवीश मेरे बिल्कुल साथ ही में उस जंगल में चल रहा था, और थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी न किसी आवाज़ को सुनकर वो पीछे मुड़कर अचानक से देखता। अब मैं उसे देख मुस्कुराया और बोला, तुम ऐसे किसी घने जंगल में पहली बार आए हो ना, इसलिए इतना डरे हुए हो। मैं भी फर्स्ट टाइम तुम्हारे जैसा ही घबराया हुआ था। चिंता मत करो, ये पत्ते और झाड़ियाँ सिर्फ हवा के झोंके और छोटे मोटे जानवरों से ही हिल रहे हैं। और अब रवीश ने भी मुझे एक नर्वस सी मुस्कुराहट देते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और आगे देखता हुआ चलने लगा। अब उसी रास्ते पर कुछ ही मिनटों चलने के बाद हमें वो रास्ता आगे दो हिस्सों में बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और वहीं बीच में एक लकड़ी का बोर्ड भी लगा हुआ था। हमने देखा कि उस बोर्ड पर सफ़ेद पेंट से 7C लिखा हुआ था। अब मैंने देखा कि वहाँ जो दो रास्ते जा रहे थे उनमें से एक लेफ्ट वाला रास्ता ऊपर घने पेड़ों की तरफ जा रहा था, और राइट वाला दूसरा रास्ता बांस के झुंड से होकर गुजर रहा था। अब मैंने रवीश से कहा, तुम नीचे वाले रास्ते पर चले जाओ और इक्विपमेंट्स और टेंट्स लगा लो। वैसे भी थोड़ी देर में इस जंगल में अंधेरा होने वाला है, और मैं यहीं ऊपर वाले रास्ते पर एक राउंड लगाकर आता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ सिग्नल्स कैसे आ रहे हैं। और फिर रवीश मेरी बात मानते हुए
हमारी इक्विपमेंट्स और टेंट्स लेकर राइट वाले रास्ते पर चला गया और अब मैं ट्राइपॉड, सिग्नल मीटर और फील्ड जीपीएस यूनिट लेकर लेफ्ट वाले पतले से रास्ते पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। वो रास्ता बहुत ही पथरीला और खुरदुरा सा था, लेकिन मैं जानता था कि किसी भी ऊंचाई वाली जगह से सिग्नल मैपिंग ज़्यादा आसान और एक्यूरेट होती है। मैं हर 40 से 50 फीट के बाद अपने डिवाइस से स्कैनिंग कर रहा था और अब उस रास्ते में थोड़ी देर चलने के बाद मुझे फिर से वही अजीब और बिल्कुल सीधे खड़े हुए पेड़ दिखने लगे, लेकिन इस बार उनके तने बहुत ही ज़्यादा मोटे से थे। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस रास्ते पर एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। ऐसी खामोशी जो मैंने पहले कभी भी किसी भी जंगल में महसूस नहीं की थी। और अब थोड़ा सा ही आगे मुझे थोड़ी खुली हुई सी जगह दिखाई दी। मैंने देखा कि वहाँ कुछ कदमों दूर ही एक बहुत ही अजीब सा पेड़ था। अब अजीब से मेरा मतलब ये है कि एक तो वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा मोटा सा था और उस पेड़ का तना बिल्कुल काले रंग का था। अब मैं थोड़ा सावधानी से उस पेड़ की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। मैंने अपनी पूरी लाइफ में बिल्कुल काली लकड़ी वाला पेड़ कभी नहीं देखा था और अब उस पेड़ के पास पहुंचने पर मैंने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखी। मैंने देखा कि उस पेड़ के तने पर दो बड़े से सींग निकल रहे थे। वो सींग उस पेड़ से ऐसे निकल रहे थे जैसे किसी बकरे के सिर के ऊपर से निकलते हैं और वो सींग कम से कम 3 फीट लंबे थे और उनका रंग भी काफ़ी सफ़ेद सा था। अब पहले तो मुझे लगा कि ये किसी बकरे की सींग है, लेकिन दूसरे ही पल एहसास हुआ कि किसी भी बकरे के इतने बड़े सींग तो होते ही नहीं। फिर सोचा कि शायद ये सब किसी आदिवासियों का निशान होगा या फिर किसी ने तंत्र मंत्र के लिए ये सब करा होगा, लेकिन फिर भी मन में यही सवाल आ जा रहा था कि इतने बड़े सींग ऐसे कौन से जानवर के होते हैं। खैर, उस वक्त मैं वो सब देखकर थोड़ा सा हैरान तो हुआ था, लेकिन मैंने उन बातों पर ज़्यादा गौर देना सही नहीं समझा। मैं पहले भी ऐसे कई जंगलों में जा चुका था जहाँ लोग जंगलों के अंदर काला जादू और तंत्र मंत्र करने आते हैं और जंगल के अंदर तरह तरह के निशान और चीज़ें छोड़ जाते हैं। अब उस जगह पर सिग्नल रीडिंग्स को लॉग में डालने के बाद मैं उस रास्ते से वापस चला गया और नीचे वाले उसी रास्ते पर चला गया जहाँ रवीश उस बांस के झुंड के आगे गया था। वहाँ पहुँचा तो देखा कि रवीश टेंट्स का ढांचा खड़ा कर चुका था। उसने मीटर एक जगह रखा हुआ था और सिग्नल चेक करने के लिए एक छोटी सी जगह भी बना रखी थी। अब मैं टेंट के पास गया और रवीश से बोला, ऊपर सिग्नल ज़्यादा स्टेबल तो नहीं है, कभी कभी सही आ रहे थे लेकिन फिर कुछ सेकंड्स बाद वीक हो जाते। कल दूसरी जगह ट्राई करेंगे। और फिर मैं भी उसकी टेंट्स लगाने में मदद करने लगा। अब शाम भी ढलने लगी थी और जंगल भी बहुत शांत होने लगा था। अब मैं रात में टेंट में बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर डेटा सेव कर रहा था कि तभी बाहर बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी। बाहर निकल के देखा तो रवीश भी बाहर ही खड़ा हुआ था और आगे की डायरेक्शन की तरफ देख रहा था। हमने देखा कि वहाँ हवा बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से जा रही थी, जैसे कि कोई उन हवाओं को अपनी तरफ खींच रहा हो। हर तरफ अब बहुत ज़्यादा धूल उड़ने लगी थी और रवीश ने अपनी आंखों के आगे अपने हाथों को रखते हुए कहा, सर, लगता है तेज़ आंधी और तूफान आने वाला है। और अब मैंने भी उसे जवाब देते हुए कहा, टेंट्स के अंदर चलना चाहिए, इन जंगलों में बारिश और तूफान कभी भी आ जाते हैं। ज़्यादा देर बाहर खड़े रहोगे तो आंखों में धूल चले जाएगी। चलो टेंट्स के अंदर चलते हैं। और अब हमारे टेंट्स के अंदर जाने के बाद थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई थी और अब पूरी रात मूसलाधार बारिश होती रही। सुबह आँख खुली तो देखा कि जंगल में बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी। अब मैंने और रवीश ने ब्रेकफास्ट में सैंडविचेस खाए और फिर मीटर, जीपीएस और नोटबुक्स लेकर जंगल के थोड़ा और भी अंदर जाने लगे। अब बीच बीच में मैं रवीश से कुछ न कुछ बातें किए जा रहा था, जैसे कि वो कहाँ पला बड़ा था, कहाँ रहता है और उसको किन चीज़ों का शौक़ है। पर इसके अलावा मैंने देखा कि वो बहुत शांत स्वभाव वाला इंसान था। अब उस जंगल में 1 घंटा चलने के बाद मैं वहाँ के सिग्नल रीडिंग्स को
नोट डाउन करता जा रहा था कि कहाँ कहाँ पर टावर्स लगाए जा सकते हैं। अब जब मैं वो सब नोट डाउन करता हुआ चल ही रहा था तो मेरा कंधा एक पेड़ के तने से टकराया, और टकराने के बाद मुझे उस पेड़ में से एक अजीब ही गूंजने वाली आवाज़ आई, जैसे कि वो पेड़ अंदर से बिल्कुल खोखला हो। और अब मैंने रवीश को रुकने को कहा और फिर उस पेड़ पर हाथ मार कर देखा, और उसमें से वही गूंजने वाली आवाज़ आ रही थी। अब रवीश ने भी ये देखकर आसपास वाले पेड़ों पर हाथ मारना शुरू किया। हमने देखा कि वहाँ के कुछ पेड़ तो बिल्कुल नॉर्मल ही थे, लेकिन कुछ पेड़ों में से वही आवाज़ आ रही थी जैसे कि वो सारे पेड़ खोखले हों। अब रवीश ने मुझसे कहा, ऐसा लग रहा है कि हर तीसरा पेड़ अंदर से खोखला है। और अब उसके कहते ही हमें दूर एक डायरेक्शन से एक बहुत ही खौफनाक और डरावनी सी चिल्लाने की आवाज़ आई। और वो आवाज़ ऐसी थी जैसे वो आवाज़ किसी खूंखार से जीव ने निकाली हो। अब वो आवाज़ सुनकर रवीश एकदम से चौंक गया, और अब उसने मुझसे कहा, सर ये कैसी आवाज़ है? अब उस आवाज़ को सुनने के बाद मेरी भी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रखी थी, लेकिन मैंने खुद को शांत करते हुए रवीश से कहा, पता नहीं, लेकिन शायद ये किसी लोमड़ी की आवाज़ है। और अब रवीश ने मुझसे बहुत हैरान होते हुए पूछा, लोमड़ी? लेकिन ये आवाज़ तो बहुत भयानक सी है। और अब मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ भयानक तो है, लेकिन लोमड़ी अक्सर जंगलों के अंदर ऐसी भयानक सी आवाज़ें निकाला करते हैं। किसी लोमड़ी को देखने से लगता नहीं कि वो ऐसी भयानक सी आवाज़ें निकाल सकता होगा, लेकिन वो निकालते हैं। और इसी वजह से जंगल के अंदर गए हुए लोग उनकी आवाज़ों को भूतों की आवाज़ मान लेते हैं, और इसलिए उनमें इतना अंधविश्वास होता है। अब मेरी ये बात सुनकर रवीश थोड़ा सोच में पड़ गया था, लेकिन अब उसके चेहरे से वो डर जाने लगा था, और अब वो आवाज़ें भी आना बंद हो गई थी। लेकिन सच कहूँ तो उस वक्त मेरे मन में बहुत डर आ चुका था। वो आवाज़ लोमड़ी की थी या किसी और की, मुझे मन ही मन अभी भी पक्का नहीं था, क्योंकि लोमड़ियों की आवाज़ डरावनी तो होती है, लेकिन इतनी लंबी और खिंची हुई नहीं होती जितनी वो आवाज़ थी। अब जब उस पल को याद करता हूँ तो एहसास होता है कि उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करना मेरी कितनी बड़ी भूल थी। अब मैंने रवीश से कहा, चलो काम शुरू करते हैं, अभी बहुत काम बाकी है। और फिर ये कहने के बाद मैं लेफ्ट साइड में एक छोटी सी पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। मुझे नहीं पता कि रवीश ने उस वक्त ये चीज़ नोटिस की थी या नहीं, लेकिन जिस डायरेक्शन से वो आवाज़ आई थी मैंने उसकी बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन जाने का फैसला लिया था। अब उस पूरा दिन तो हमारे साथ सब कुछ नॉर्मल रहा था, ना कोई ऐसी आवाज़ आई थी और ना ही तो वो अजीब काले रंग के पेड़ दिखे थे। सब कुछ सही था। और अब शाम तक काम करते करते हम बहुत थक चुके थे, और अब हमने जंगल में एक खाली सी जगह ढूंढी और वहाँ टेंट्स लगा लिए। टेंट्स लगाने के बाद हम दोनों ने खाना खाया और आपस में बातें की। मैं देख सकता था कि रवीश उस जंगल में अभी भी बहुत बेचैन महसूस कर रहा था, लेकिन उसका मूड सही करने के लिए मैं उससे हंसी मजाक करे जा रहा था। अब खाना खत्म होने के बाद हम दोनों सोने के लिए चले गए, और थकावट की वजह से हमें टेंट्स के अंदर जाते ही नींद आ गई थी। अब रात करीबन 3 बजे मेरी आंख एक बहुत ही दिल दहला देने वाली चीख से खुल गई। वो चीख की आवाज सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। मैंने देखा कि रवीश भी वो आवाज सुनकर उठ चुका था, और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और पसीने से लथपथ था। हमने ध्यान दिया कि इस बार वो चीख की आवाजें बिल्कुल हमारे टेंट के पास से ही आई थी। उस वक्त वो आवाज सुनकर मेरा तो शरीर जैसे डर के मारे बिल्कुल जम ही गया था। मेरा दिमाग भी उस वक्त बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। इतने सालों अलग अलग जंगलों में घूमने के बाद भी मेरा सामना किसी ऐसी चीख वाले जानवर से कभी नहीं हुआ था। अब मैंने रवीश को मुंह पर उंगली रखते हुए
खामोश रहने का इशारा किया। मैंने फैसला किया कि हम दोनों चुपचाप अपने टेंट्स में बैठे रहेंगे। और सच कहूं तो उस वक्त मेरे और रवीश में हम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस वक्त टेंट से बाहर निकलकर देख सके कि बाहर कौन था। अब थोड़ी देर बाद हमें उन चीखों की आवाज़ें आना बंद हो गई थी और अब मैंने चैन की सांस ली। लेकिन मैं जानता था कि अब मुझे पूरी रात नींद नहीं आने वाली और रवीश की भी अब नींद बिल्कुल उड़ चुकी थी। अब जैसे तैसे करके हमने टेंट के अंदर ही 2 घंटे बिताए और सुबह 5 बजे रोशनी होते ही हमने हिम्मत जुटाकर टेंट की जिप खोली और बाहर आ गए। हमने देखा कि बाहर कोई भी नहीं था। अब मैंने रवीश से कहा, चलो अपना सारा सामान जल्दी से पैक कर लेते हैं, हमारे जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं। हम कंपनी को इन आवाज़ों के बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। वैसे भी हमारी सिग्नल रिपोर्ट ऑलमोस्ट तैयार ही है। लेकिन जब मैं ये सब कह रहा था तभी मेरी नज़र रवीश पर गई। मैंने देखा कि रवीश थोड़ा दूर ही किसी चीज़ की तरफ देख रहा था। अब जब मैं उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो, तभी रवीश ने मुझे जवाब देते हुए कहा, वहाँ देखिए सर, वहाँ से धुआं निकल रहा है। और जब मैंने सामने की तरफ देखा तो मैंने देखा कि सामने एक बड़े से पेड़ के नीचे काफ़ी धुआं निकल रहा था। और अब मेरे देखते ही देखते रवीश उस धुएं की तरफ जाने लगा। लेकिन अब मेरी नज़र उस पेड़ पर पड़ी और अब मैं घबरा गया। मैंने देखा कि वो वैसा ही पेड़ था जैसे मैंने पहले दिन देखा था, बिल्कुल काली लकड़ी का एकदम सीधा सा पेड़, और उस पेड़ पर भी 2 बड़े से सींग लगे हुए थे। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं था उसके मुकाबले जो मैंने उसके बाद देखा। अब मेरी नज़र उस पेड़ के ऊपर की तरफ पड़ी तो जो मंजर मैंने देखा वो सोचकर आज भी मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मैंने देखा कि उस पेड़ के बिल्कुल ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा अजीब और खौफनाक सा जीव खड़ा हुआ था। वो कोई इंसान नहीं था, ना कोई जानवर और ना ही तो कोई भूत। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि नर्क से कोई राक्षस यहाँ धरती पर उतर आया हो। मैंने देखा कि उसका पूरा शरीर किसी बांस के तने की तरह बहुत लंबा और पतला सा था, बिल्कुल सीधा जैसे इस जंगलों के कुछ पेड़ों की तरह। और उसका चेहरा, उसे तो चेहरा भी नहीं कह सकते क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत ही अजीब से घुमावदार पैटर्न्स बने हुए थे जिनमें उसकी बहुत सारी आंखें झपक रही थी और उसके सर के ऊपर बहुत लंबे से सींग भी थे। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। मैंने देखा कि उसके गले के बिल्कुल नीचे एक गड्ढा भी था, जैसे कि वो उसका मुंह हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसी गड्ढे जैसी चीज़ में से उसकी वो खौफनाक सी चीख की आवाज़ आ रही थी। अब उसको देखते ही मेरा पूरा दिमाग सन पड़ गया था। और अब सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि इससे पहले मैं रवीश से कुछ कह पाता कि वो जीव बहुत ज़्यादा तेज़ी से उस पेड़ से उतरा और उसने एक ही झटके में रवीश को अपने उन लंबे हाथों में दबोच लिया। और अब असंभव गति से वो रवीश को खींचता हुआ वहाँ से लेकर चला गया। जब वो जीव रवीश को खींचता हुआ वहाँ से लेकर जा रहा था तब रवीश की एक दर्दनाक चीख निकल रही थी और फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद उसकी चीख की आवाज़ें भी आना बंद हो गई थी। और अब वो जीव रवीश को लेकर दूर उस जंगल के अंदर चला गया था। अब जंगल में बहुत गहरा सन्नाटा छा गया था। मुझे तो उस वक्त समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो कुछ भी मैंने देखा क्या वो सब कुछ एक सच था या फिर एक बुरा सपना। मैं नहीं जानता कि मैंने कैसे अपना होश संभाला, लेकिन मुझे याद है कि मैं चिल्लाता हुआ रवीश को आवाज़ लगा रहा था और उसे उस जंगल में ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मन ही मन में जानता था कि वो जीव अब रवीश को ले जा चुका है और रवीश अब कभी लौटकर नहीं आ सकता। अब उस जंगल में कुछ घंटों रवीश को ढूंढने के बाद मैं फटाफट अपनी जीप की तरफ भागा और जल्दी से पास वाले पुलिस स्टेशन में चला गया। जब मैंने पुलिस में ये सारी घटना बताई तो वो भी बिल्कुल शांत हो गए थे, लेकिन उनके चेहरे में कोई हैरानगी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने पहले भी ऐसी कहानियां सुनी थी और वो जानते थे कि अब रवीश को वो जीव ले जा चुका है, जैसे वो और भी बाकी लोगों को इससे पहले ले जा चुका था।
लेकिन फिर भी रवीश को ढूंढने के लिए एक सर्च एंड रेस्क्यू टीम भेजी गई थी। लेकिन कई हफ्ते तक ढूंढने के बाद भी उन्हें वो कहीं नहीं मिला और थोड़े कुछ दिनों के बाद वो पूरा ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। इस घटना को करीबन 20 साल होने को आए हैं, लेकिन मुझे उस घटना का एक एक पल आज भी बहुत अच्छे से याद है। इस घटना के थोड़े टाइम बाद ही मैंने उस कंपनी से जॉब छोड़ दी थी और ऐसे जंगलों में जाना भी छोड़ दिया था। लेकिन ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब मैं रवीश के बारे में नहीं सोचता। जब वो अजीब उसको खींचता हुआ मेरी आंखों के सामने से ले जा रहा था और रवीश कैसे एक दर्दनाक चीख निकाल रहा था, आज भी वो चीख मेरे दिमाग में बसी हुई है।